हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने टोटल जो चैप्टर्स कवर किए थे फर्स्ट ईयर के वो थे 5 चैप्टर्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा लेक्चर था वो था ग्रुप्स चैप्टर का एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का एमसीक्यूज के हवाले से मेरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्योंकि जो मैंने चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं इसकी जस्ट आप देखेंगे न्यू बुक के हवाले से तो उसकी सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट कवर हो जाएगा अगर आपने जस्ट मेरे इस लेक्चर्स की प्रैक्टिस करी तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इन डिटेल्स में, ठीक है बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सीक्वेंस, यहाँ हम इसे कभी कभी प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या होता है? रियल नंबर्स का एक ऑर्डर्ड सेट होता है, मतलब एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की फॉर्म्ड बाय फिक्स्ड नंबर, ठीक है, फिक्स्ड रूल। जैसे हम उन ऑर्डर ऑफ नंबर्स को फिक्स्ड रूल से फॉर्म करते हैं उसे हम सिंपल क्या करते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें और उससे पहले कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सीक्वेंस, मतलब हर सीक्वेंस का जो अलग अलग मेंबर होगा उसे हम कहते हैं टर्म ऑफ द सीक्वेंस या हम कहते हैं मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म और एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, या उसे टर्म कहते हैं, सिंपल। एग्जांपल देखें, एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है इसकी अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 2n, ठीक है। अब इसे हम जनरल टर्म क्यों कहते हैं? मैंने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म उसे कहते हैं द टर्म फ्रॉम विच वी कैन फाइंड एनी टर्म, ऐसी टर्म जिसमें से हम कोई भी टर्म उस सीक्वेंस की फाइंड कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। और जनरल टर्म का क्वेश्चन आता है मेरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अब देखें, जनरल टर्म जो है ये है इवन नंबर्स, 2 4 6 8 क्या है? इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स की जनरल टर्म क्या होती है? 2n। अब n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। मतलब n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस की 10th टर्म क्या होगी, मतलब इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। तो जैसे आप 10 पुट करेंगे तो 2 into 10 आंसर क्या आ जाएगा? 20। मतलब इसकी 10th टर्म क्या होगी? 20 होगी, ठीक है। मतलब ये जनरल टर्म है ना, हम इससे कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे 11th टर्म चाहिए, 20 टर्म चाहिए, जो भी मुझे नंबर ऑफ टर्म चाहिए, मैं n की जगह वो वैल्यू पुट करूंगा और आंसर जो आएगा वो इस सीक्वेंस की वही टर्म होगी जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 3 5 7। आप देख सकते हैं ये ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स की जनरल टर्म होती है 2n-1। मतलब n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें, सपोज देखें 1 2 3 4 5, n इसकी 5th टर्म है, n इसकी कौन सी टर्म है? 5th। अब n की जगह 5 पुट करें तो 5 2 10, 10-1 आंसर आगे 9 आ जाएगा। मतलब अगर किसी भी कोई भी मतलब जनरल टर्म में से अगर कोई भी हमें टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह वो हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो टर्म हमें मिल जाएगी। जस्ट इससे सिंपल हम कहते हैं जनरल टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल 3 7 11 15। अब n की जगह जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपको वही टर्म मिलती जाएगी। n की जगह 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म मिलेगी, n की जगह 10 पुट करेंगे 10th टर्म मिलेगी, n की जगह 15 पुट करेंगे 15 टर्म मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके आता है, ये मैंने जनरल टर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख दीजिएगा अपने नोट कॉपी पे। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द 4th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे आपको सीक्वेंस गिवन होगी, उसकी जनरल टर्म गिवन होगी, सीक्वेंस नहीं होगी, उसकी जनरल टर्म गिवन होगी और आपसे पूछेगा कि इसकी 10th टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ। जो भी टर्म आपसे पूछे आप n की जगह वो वैल्यू पुट करें। अगर 4th कह रहा है n की जगह 4, 5th कहता है n की जगह 5, 10th कहता है n की जगह 10 पुट करते हैं। जैसे n की जगह यहाँ आप 4 पुट करेंगे तो 4 2 8, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 5, 5 into 8। ऐसे आप सोल्व करेंगे ना, देखें ये होगा 2, यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ जैसे 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, ये होगा 8, 8 into 5 आंसर आ जाएगा 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आपसे 10th टर्म पूछी जाती तो n की जगह आप डायरेक्ट क्या पुट करते? 10 पुट करते, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 5th टर्म क्या होगी, ठीक है। तो आप अगेन n की जगह 5 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ से आपको कोई भी जनरल टर्म गिवन हो, जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा अगर आपके पास सीक्वेंस है n² n + 1 डिवाइड बाय 2 ये सीक्वेंस है। अगर मुझे इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म चाहिए, 10th टर्म चाहिए, 15th टर्म चाहिए, मैं n की जगह वो वैल्यू पुट करूंगा। आप इसकी फाइंड करिएगा, इसकी 8th टर्म फाइंड करिएगा, ठीक है। इसकी 8th टर्म क्या होगी और इसका आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखें, अब है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब बेटा अमूमन जो हम टाइप्स पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स हैं आपके जो सिलेबस में है। वो है एक आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस, दूसरा है ज्योमेट्रिक, थर्ड वन है हार्मोनिक। हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर करके,
ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पहले अर्थमेटिक, उसके बाद ज्योमेट्रिक, देन हार्मोनिक पे चले जाएंगे। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? सीक्वेंस whose next term is obtained by adding a constant, ऐसी सीक्वेंस जिसमें उसकी नेक्स्ट टर्म, जैसे अपकमिंग टर्म आती जाएगी, वो किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से मिलेगी, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखें, वो जो कांस्टेंट नंबर जब आप ऐड करेंगे, मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म जैसे आप बनाएंगे, वो कांस्टेंट टर्म नंबर जो आप ऐड करेंगे, उस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है अपना 4 7 10 13 11 अब तो सो ये आपकी टर्म आ गई, सीक्वेंस आ गई सिंपल। अब देखें, आप चेक करना चाहते हैं क्या ये हार्मोनिक नहीं, ये अर्थमेटिक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कैसे? आप देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब इसमें से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्रीवियस टर्म में से, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो आपको क्या मिलेगा? डी मिलेगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो 7 माइनस 4 करें तो आंसर आ जाएगा 3, 10 माइनस 7 करेंगे तब भी आंसर 3 होगा, 13 माइनस 10 होगा तब भी आंसर 3 होगा। मतलब इन हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। और ये सीक्वेंस जो है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हम इस टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं, फिर ये बन रही है, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, फिर ये बन रही है, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, फिर ये बन रही है, मतलब हम कांस्टेंट नंबर को क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। तो इस टर्म को, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ऐसी कोई भी सीक्वेंस हो सकती है जहां पे कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया हो तो वो आपकी अर्थमेटिक हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 3 5 7 9, ये आप चेक करिएगा क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। वैसे ही 10 22 34 46, इससे भी आप चेक करिएगा कि ये भी अर्थमेटिक है या नहीं है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे टर्म तो आती जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 50 टर्म क्या होगी, मतलब 25 टर्म, 30 टर्म, 35 टर्म क्या होगी, ठीक है, तो वो आप टर्म कैसे फाइंड करेंगे? उसका जनरल फॉर्मूला होता है हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है an, या कभी कभी किसी बुक में लिखा होता है tn। ठीक है, तो an या tn बात एक ही है, इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द nth टर्म। जो टर्म आपको चाहिए एपी की, वो टर्म आपकी क्या हो? सीक्वेंस अर्थमेटिक हो। उस अर्थमेटिक सीक्वेंस की आपको कोई सी भी टर्म चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके उसकी सीक्वेंस, उसकी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आप डिस्कस कर लें। an हम कहते हैं रिक्वायर्ड टर्म, जो आपको टर्म चाहिए। अगर आपको 10th टर्म चाहिए तो a10 हो जाएगा, अगर आपको 15 टर्म चाहिए तो a15 होगा, अगर आपको 9th टर्म चाहिए तो a9 हो जाएगा। जो टर्म आपको रिक्वायर्ड हो, an हम कहते हैं रिक्वायर्ड टर्म को। अब यहाँ पे a1 किसको रिप्रेजेंट करता है? a1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। ये फर्स्ट टर्म जो भी सीक्वेंस होगी उसे हम a1 से डिनोट करते हैं। अब n क्या है? n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब अगर 15th टर्म चाहिए तो n15 हो जाएगा, 10th टर्म चाहिए n10 हो जाएगा, 7th टर्म चाहिए n7 होगा। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म होगा उसे हम n कहते हैं। d क्या है? अभी हमने पढ़ा, d है कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, अब ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करते हैं? इसका एक क्वेश्चन देखें। जैसे आपका क्वेश्चन है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस है 1 5 9 30, इसकी 15th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चेक करेंगे थोड़ा सा, अब देखेंगे a1 क्या है? आप बोलेंगे सर a1 तो 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? आप बोलेंगे सर 5 माइनस 1 क्या होगा? d क्या होगा? आप बोलेंगे सर d इक्वल टू 5 माइनस 1, तो d इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू 4 होगी। अब ये आप इसमें पुट करें फॉर्मूला में। ठीक है, अब an, अब हमें चाहिए कौन सी टर्म? 15, तो a15 हो जाएगा। वही बात जो मैंने शेयर करी, a15 इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म a1 है प्लस n माइनस 1, n क्या होगा? 15 माइनस 1 इंटू डी। डी अभी हमने फाइंड किया 4। अब इसे सॉल्व करें, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 15 माइनस 1 14, 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 56। 56 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57। मतलब इस सीक्वेंस की 15th टर्म क्या होगी? 57। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है मेरा यूनिवर्सिटी में। अब जरूरी नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन आए, इस टाइप का आता है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a1 क्या है, d क्या है, n क्या है, an क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दोबारा आप इसे रिपीट करें। ठीक है, अगर लेक्चर आपको एक बार समझ में ना आए, आप लेक्चर को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको चीजें क्लियर हो वैसे ही आप करते जाएं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एपी। अब ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसकी 6th टर्म फाइंड करनी है। आप बोलेंगे सर a1 क्या होगा? a1 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, d फाइंड करेंगे तो 7 13 माइनस 7 तो d 6 आ जाएगा।
6 क्या होगा, n होगा, ठीक है। अब इसे आप पुट करें tn इक्वल टू, अब देखें t 6 होगा क्योंकि हमें 6 टर्म चाहिए, a1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, प्लस n माइनस 1, n की जगह 6 पुट करें क्योंकि हमें 6 टर्म चाहिए, तो 6 माइनस 1 d क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 13 माइनस 6 का 7 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, तो ये आपका d होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 5, 5 6 30 और 30 में 7 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37, मतलब 37 इस प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म होगी, 6th टर्म होगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है ताकि आप इसे दोबारा प्रैक्टिस कर सकें कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अब इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अब ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, अब जो टर्म आपसे पूछी गई है वो टर्म आप बताएंगे। ये प्रोग्रेशन आपको गिवन है एपीए 4 9 14 अप टू 1, इसकी 8th टर्म फाइंड करनी है, आप सॉल्व करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है 10 8 6, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है, ये भी आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ओके, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, डी की वैल्यू लाजमी थोड़ी है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी आ सकती है। डी की वैल्यू लाजमी थोड़ी है एसी 4 5 10 हो, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है अब इसमें ना एक और कैटेगरी का क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये मैंने लिखा है व्हाट टर्म ऑफ द एपी इज 125। इसका मकसद ये है कि इस सीक्वेंस की 125 कौन सी टर्म होगी, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है 5 10 15 20 25, इस सीक्वेंस की 125 कौन सी टर्म है, वो टर्म आपको बतानी है, यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है। 10th टर्म है, 15th टर्म है, 20 टर्म है, कौन सी टर्म है, वो टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है। तो इसके लिए अगेन आप फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, लेकिन आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसे आप थोड़ा देख लें, ठीक है। वैसे आप देखेंगे a1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर a1 5 होगा फर्स्ट टर्म में, tn तो आपको गिवन है 125 होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ना टर्म तो आपको गिवन है, आपको नंबर ऑफ टर्म यानी n फाइंड करना है ना। तो आप चेक करेंगे d क्या होगा, आप बोलेंगे सर 10 माइनस 5 सेकंड प्रीवियस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो d मिलेगा, d 5 है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखें tn मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है कि tn इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला है। tn आपको गिवन है 125 इक्वल टू a1 5 होगा प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब n तो हमें पता नहीं है ना, n तो नंबर ऑफ टर्म में, तो नंबर ऑफ टर्म तो हम निकालना चाह रहे हैं वो हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 सेम रखें, d की वैल्यू यहाँ पे आप 5 रखेंगे। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 पॉजिटिव इस साइड आएगा तो नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था हमारा लास्ट में एंड तक रिकॉर्ड नहीं हो सका था, तो वो लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा जैसे हमने पढ़ा था अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज सिंपल इसका मकसद ये है कि कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास है तो उनकी टर्म्स का जो सम होता है उसे हम कहते हैं सीरीज। अगर अर्थमेटिक होगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी तो उसकी टर्म का सम क्या होगा, अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a1 क्या चीज़ है, मैंने लिखा हुआ है a1 नोन एज फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, एंड d किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को, मतलब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम d से डिनोट करते हैं, और उसका मकसद ये होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे हम फाइंड करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अब ये आपको अर्थमेटिक सीरीज गिवन है, इसकी 20 टर्म्स का सम आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मेरा यूनिवर्सिटी में आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 टर्म्स, क्योंकि हमें इसकी 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। a1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो n की जगह मैंने देखे 20 रखा है, डिवाइड बाय 2 a1 की जगह मैंने 2 रखा, प्लस सेम n माइनस 1 n 20 माइनस 1 इंटू 3 d3 हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे 20 डिवाइड बाय 2 तो 10 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस अब ये होगा 19 इंटू 3, 19 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर होगा 61, 61 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ 20 टर्म्स का क्या आ जाएगा, 610, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक आपको सीरीज गिवन हो, अगर आपसे पूछा जाए इसकी 20 टर्म्स का सम क्या होगा, 10 टर्म का सम क्या होगा, 15 टर्म का सम क्या होगा, तो आप इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मेरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं। पहली सीरीज है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इन सारे नंबर्स का अगर हम सम फाइंड करना चाहें, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। इस पैटर्न पे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपसे पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप ये फॉर्मूला यूज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने किया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, आप n की जगह जस्ट 10 पुट करेंगे, इस n की जगह 10 पुट करके आप इसे सोल्व करेंगे, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 10 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 11, 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 55। मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा 55 होगा। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अगर 20 नेचुरल नंबर्स हो तो उसका सम, या अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, 30 नेचुरल नंबर्स हो तो सम कैसे फाइंड करेंगे। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप लोगों से यानी पूछे जा सकते हैं। जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सम फाइंड करने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं उनका सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। मतलब यहाँ पे डिवाइड में 2 है, यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं होगा। ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n इवन नंबर्स। अब आपसे कितने भी इवन नंबर्स का सम पूछा जाए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल किया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अगर आपसे 10 इवन नंबर्स का सम पूछा जाए तो 10 n की जगह आप 10 पुट करेंगे, तो 10 इंटू 10 प्लस 1, तो ये होगा 11, 11 इंटू 10 आंसर आ जाएगा 110। तो इसका मतलब 110 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नहीं इवन नंबर्स, या 15 इवन नंबर्स, तो कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। उसके बाद थर्ड सीरीज जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद थर्ड जो सीरीज है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ओड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरीके से अगर आप ओड नंबर्स का सम पूछा जाए तो 30 ओड नंबर्स हो, 15 ओड नंबर्स हो, 20 ओड नंबर्स, लेकिन यहाँ पे लाजमी वर्ड यूज किया गया होगा फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का सम। अब इसका क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का सम पूछा जा रहा है तो n की जगह आप डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे यहाँ, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। तो इसका मकसद फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 100 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 ओड नंबर्स, तो n की जगह 9 पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, आंसर 81 हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा 81 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, तो 11 का स्क्वायर करेंगे आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, वो फॉर्मूला भी पूछा जाता है। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, ओके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब बेटा अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ है, अब ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अर्थमेटिक मीन है क्या। तो बेटा अगर तीन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो मिडिल टर्म जो होगी वो आपकी कहलाएगी अर्थमेटिक मीन। क्या कहलाएगी अर्थमेटिक मीन। तो वही मैंने लिखा है इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन AP अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो B जो ये जो मिडिल नंबर है, इस मिडिल नंबर को हम क्या कहते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। मतलब ये सीरीज की, ये सीक्वेंस की फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ये सीरीज आगे चलती जाएगी तो C इसकी क्या होगी सेकंड अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। उसी तरीके से D इसकी क्या हो जाएगी थर्ड अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। इस तरीके से आप डिफरेंट अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन हम फाइंड कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अगर कोई भी आपसे 2 नंबर्स पूछे जाए तो उसमें अगर आपको अर्थमेटिक मीन पूछी जाए और ये पूछी भी जाती है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा। फॉर्मूला क्या है a + b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। a क्या है आपका कोई भी पहला नंबर होगा, b आपका सेकंड नंबर होगा, उसके बीच में अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है तो a + b डिवाइड बाय 2। अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज के नाम से जानते हैं, एवरेज अर्थमेटिक मीन बात सेम ही है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 9, अगर 3 and 9 के बीच में अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछे जाए तो आप बोलेंगे सर ये हमारा a हो जाएगा, ये b होगा, ओके, ये b होगा, देन ये वैल्यूज आप पुट करेंगे a + b, तो 3 + 9 12/2 आंसर हो जाएगा 6। तो इसकी अर्थमेटिक मीन यानी 3 and 6 की अर्थमेटिक मीन क्या होगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा 4 and 16 के बीच में बताओ, 5 and 15 के बीच में बताओ, 7 and 10 के बीच में बताओ। तो कोई सी भी आपसे अर्थमेटिक मीन पूछी जा सकती है। आप ये फॉर्मूला याद करिएगा a + b डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया अगर कोई भी आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे ये मैंने लिखे हैं A B C D E, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो B आपका फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा, C आपका सेकंड अर्थमेटिक मीन होगा, D आपका फोर्थ अर्थमेटिक मीन होगा। इस तरीके से आप डिफरेंट अर्थमेटिक मीन्स आते जाएंगे। ओके, अगर आपसे कोई सा भी आपसे पूछा जाए फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बताओ, 10th अर्थमेटिक मीन बताओ या 20th अर्थमेटिक मीन बताओ, मतलब जो भी नंबर ऑफ मीन अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर nth अर्थमेटिक मीन। nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, वो होता है NAM = A + NB / N+1। आपको दो नंबर्स गिवन होंगे, उन दो नंबर से बीच में पूछा जाएगा, इन दो नंबर्स के बीच में बताओ इसकी फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगी, इसकी थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगी। ठीक है, वो नंबर्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी होंगे, लेकिन उसमें मिडिल में जो वैल्यूज होगी वो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब ये आपका अब n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ m's को। m मींस अर्थमेटिक मीन। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्थ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 16, 1 and 16 के बीच में फोर्थ अर्थमेटिक मीन बतानी है। ठीक है, तो अब देखें, अब n क्या है, n आपका जो अर्थमेटिक मीन आपसे पूछी जा रही है, अगर फिफ्थ होती तो n 5 हो जाता, अगर 10th अर्थमेटिक मीन होती तो n 10 हो जाता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a आपका 1 होगा, b आपका 16 होगा, तो n क्या है, n आपका 4 होगा। इस फॉर्म में आप पुट करेंगे a1 + nb, तो n की जगह मैंने क्या रखा 4, b 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय n+1 मतलब 4 + 1, तो 4 16 64 होगा, 64 + 1 65, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 65 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। तो मतलब इन नंबर्स में 1 and 16 के बीच में जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन आएगी वो क्या आएगी, 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 1 and 16 के बीच में थर्ड अर्थमेटिक मीन बताओ, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस 1 and 16 के बीच में सेकंड अर्थमेटिक मीन बताओ, तो भी आप बता सकते हैं कि इन नंबर्स में सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगी, तो ये आप सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हमारे पास सीक्वेंस होती है वो होती है हार्मोनिक सीक्वेंस। जैसे मैंने 3 सीक्वेंसेस लिखवाई थी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, प्रोग्रेशन, और उसके बाद लास्ट जो है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। तो बेटा अर्थमेटिक के साथ साथ मैं हार्मोनिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि बेटा हार्मोनिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिनकी टर्म्स का आप रेसिप्रोकल करें, जिसकी टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल करें, अगर वो जो सीक्वेंस बन रही है अगर वो अर्थमेटिक है तो ये सीक्वेंस जो होगी वो होगी हार्मोनिक सीक्वेंस। मतलब हार्मोनिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सीक्वेंस की रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी हार्मोनिक। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है। इसी रीजन की वजह से मैंने हार्मोनिक अर्थमेटिक एक साथ एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी है। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन देखें, अ सीक्वेंस हुज रेसिप्रोकल टर्म्स फॉर्म्स एपी, एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेसिप्रोकल टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हो तो उस सीक्वेंस हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। ओके, जैसे ये एग्जांपल है 1 4 7 10, अभी आप देख सकते हैं 1 4 7 10 अप टू सो ऑन, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इनकी टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करते जाएं तो ये जो सीक्वेंस बनेगी 1 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा, 7 का 1/7, 10 का 1/11, ऐसे अप टू सो ऑन सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अर्थमेटिक कोई भी आपके पास प्रोग्रेशन है उनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे, जो सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस को कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। इसमें कंडीशन लाजमी याद रखिएगा, हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। अब क्यों जीरो नहीं होगी, अगर आपसे ये मैं पूछूं कि अगर बीच में कोई भी टर्म यहाँ पे हार्मोनिक की जीरो हो गई तो क्या जीरो का रेसिप्रोकल यानी जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं सर जीरो का कोई भी यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, मतलब रेसिप्रोकल टर्म नहीं होती। तो इसकी वजह से हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। ये नोट करिए कि अपने पास लिख लीजिएगा, हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। ओके, अब बेटा अगर आपसे कोई भी हार्मोनिक सीक्वेंस आपको गिवन हो, उसमें आपको हार्मोनिक की कोई भी टर्म पूछी जाए, 20 टर्म बताओ, 15 टर्म बताओ, 10 टर्म बताओ, जैसे हमने अर्थमेटिक की पढ़ी थी, वैसे इसका फॉर्मूला होता है Tn = AB। AB क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में, ठीक है, AB डिवाइड बाय B + n-1 into A - B, ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द nth टर्म। ठीक है, कोई भी nth टर्म अगर आपसे पूछी जाए तो उसका ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। अब बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होता है थोड़ा सा यूज करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें तो सब्जेक्टिव में यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते तो फिर हम कैसे टर्म फाइंड करेंगे, तो सिंपल बेटा, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन हो हार्मोनिक की, उसमें आपको हार्मोनिक की कोई भी टर्म पूछी जाए, आप सिंपल क्या करेंगे, हार्मोनिक की इस प्रोग्रेशन को, हार्मोनिक की प्रोग्रेशन की टर्म्स को रेसिप्रोकल करते जाएं। जाहिर सी बात है, अगर हार्मोनिक है तो उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स अर्थमेटिक जरूर होंगी, तो आप क्या करेंगे, इसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करें। अब देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ दिस HP। अभी आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है 1/2, 1/4, 1/6। अगर आप इसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे
ठीक है, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, जाहिर सी बात है ना 1/2 का क्या होगा रेसिप्रोकल 2 4 6, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है क्या ये अरिथमेटिक है? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसकी क्या करें, इसकी आप ये 7th टर्म फाइंड करें। अब इसकी इस अरिथमेटिक की जब आप 7th टर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि ना अरिथमेटिक का फॉर्मूला यूज करना इजी होता है ना, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, अरिथमेटिक का फॉर्मूला यूज करना इजी होता है एज कम्पेयर टू हार्मोनिक का। तो इसी ही रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, हार्मोनिक का कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल पहले उसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए ये फॉर्मूला यूज करके लास्ट में जो आंसर आएगा उस आंसर को आप रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो जो टर्म होगी वो आपकी हार्मोनिक की टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें ये A1 फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 होगा, इस फॉर्मूले में आप पुट करते जाएं, ये हम सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। तो एंड 7 होगा, 2 + 7 - 1 × D D2 होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे 2 + 12 आंसर आ जाएगा 14। अब ये जो 14 है ना, ये 14 अरिथमेटिक की 7th टर्म में, कौन सी टर्म में, अरिथमेटिक की 7th टर्म में। अगर हमें हार्मोनिक की 7th टर्म चाहिए तो इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/14, और ये 1/14 इस हार्मोनिक की 7th टर्म होगी इस सीक्वेंस की, ठीक है। तो जब भी आपसे हार्मोनिक का क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपको 7th टर्म 20th टर्म कोई भी टर्म पूछी जाए उसको आप रेसिप्रोकल करके आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, देन लास्ट में उस टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको टर्म मिल जाएगी हार्मोनिक की टर्म। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला जस्ट आपको याद होना चाहिए, अगर एमसीक्यूज में डायरेक्टली आ जाए तो आप इसका सॉल्यूशन यानी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ या अच्छे तरीके से टिक कर पाएँ, ठीक है। ओके बेटा, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ HP। अभी आपको HP गिवन है 1/3 1/5 1/7 1/9, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें आपको 10th टर्म बतानी है, तो आप पहले क्या करेंगे, इनकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अरिथमेटिक बन जाएगी। अरिथमेटिक की 10th टर्म फाइंड करेंगे और वो जो लास्ट में टर्म आएगी उस टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हार्मोनिक की 10th टर्म बन जाएगी। सिंपल इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये लास्ट टॉपिक है इस आज के लेक्चर का, वो है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो बेटा हार्मोनिक मीन हम किसे कहते हैं, जैसे हमने अरिथमेटिक में पढ़ा था, ठीक है। तो अरिथमेटिक में, ठीक है सर, तो अरिथमेटिक में जो हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक की मीन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला है अरिथमेटिक का, ठीक है। A + B / 2 ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अरिथमेटिक का फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2AB / A + B, ठीक है। मतलब अगर कोई भी 3 टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, जो मिडिल टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन कहते हैं। जैसे अगर ये 3 टर्म्स क्या है, हार्मोनिक में है, तो ये 1/4 जो टर्म है ये कहलाएगी हार्मोनिक मीन कहलाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हार्मोनिक मीन फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं 2AB / A + B, ठीक है। मतलब A क्या है, कोई भी आपको 2 टर्म्स गिवन होगी, उनसे आपसे पूछा जाएगा इसकी हार्मोनिक मीन बताओ। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 10, 2 and 10 के बीच में हार्मोनिक मीन क्या होगी, तो 2 आपका A हो जाएगा, 10 आपका B हो जाएगा। इस फार्मूले में आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10/3। तो 10/3 जो है, ठीक है, ये होगी हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हार्मोनिक मीन का वैसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर एमसीक्यूज में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाए तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारी लास्ट सीरीज़ है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज़, यहाँ में से कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। तो वैसे भी इस चैप्टर में 3 सीरीज़ हैं, 3 सीक्वेंसेज हैं। पहली आपकी अरिथमेटिक, सेकंड अरिथमेटिक के साथ साथ मैंने हार्मोनिक भी डिस्कस करी थी। उसके बाद लास्ट जो आपकी सीक्वेंस है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यहाँ में से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस हुज नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म जो हमें मिल रही हो उसे हम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते जाएं, अगर नेक्स्ट टर्म फॉर्म होती जा रही है तो ऐसी सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने से जनरेट हो रही हो, तो ऐसी सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो वो जो आप कांस्टेंट नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट नंबर को हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन रेशो के नाम से, ठीक है। जैसे हमने अरिथमेटिक में पढ़ा था, जो कॉमन डिफरेंस होता था, जो कॉमन नंबर हम ऐड करते जा रहे थे अरिथमेटिक में, उसे हम क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस,
लेकिन अगर ज्योमेट्रिक की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिक में जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है उस कांस्टेंट नंबर को किस नाम से जानते हैं, कॉमन रेशो के नाम से, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से। जैसे कॉमन डिफरेंस हम डी से डिनोट करते थे, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशो मिल जाएगा कि दो टर्म्स के बीच में कॉमन रेशो कितना है। अगर हर टर्म के बीच में कॉमन रेशो सेम आ रहा है तो इट मीन्स वो आपकी सीक्वेंस कौन सी हो जाएगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा अगर आपसे कोई भी आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी फोर्थ, फिफ्थ टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, मतलब अगर आपसे कोई भी nth टर्म पूछी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है an, या कभी कभी इसे TNB किसी बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो an या TN बात सेम ही है। an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1, ठीक है बेटा। तो वैसे ही a1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने लिखा हुआ है a1 डिनोट्स फर्स्ट टर्म एंड r डिनोट्स कॉमन रेशियो t2 डिवाइड बाय t1, हम इसे फाइंड करेंगे। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगर आपसे पूछा जाए इस सीक्वेंस की 10th टर्म बताओ, 20 टर्म बताओ क्या होगी, तो वो जो n होगा वो आपका वही टर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ जीपी। अब ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 2, 6, 18 अप टू 1, इसकी हमें 7th टर्म बतानी है कि इसकी 7th टर्म क्या होगी। तो आप पहले चेक करें क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे, आप करेंगे 6 डिवाइड बाय 2, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा, तो 6 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 3, और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे 18 डिवाइड बाय 6, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये बराबर है तो इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। अब a1 क्या है, आप देखेंगे a1 इसमें 2 है, ओके, और n क्या है 7, क्योंकि हमें 7th टर्म चाहिए, और r क्या है 6 डिवाइड बाय 2, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको r मिल जाएगा, और r 3 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू सारी पुट करें। a1 क्या है 2, r 3 है, 3 पावर n माइनस 1, n माइनस 1, तो n तो 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 पावर 6, जब इसे सॉल्व करेंगे 3 पावर 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 1458। मतलब इसकी 7th टर्म जो होगी इस प्रोग्रेशन की, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो क्या होगी 1458, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन ये MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो तो आप प्रॉब्लम में भी यूज करके आपसे सॉल्व कर सके, ठीक है। बट आगे चलते हैं, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अभी आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है 1, 2, 4, 8, 16 अप टू 1। अब चेक करें क्या ज्योमेट्रिक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी 2 होगा, 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो भी 2 हो जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो सेम आता जा रहा है, तो इट मींस ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसमें a1 क्या है, आप बोलेंगे सर a1 इसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है, n क्या है 6, क्योंकि हमें 6 टर्म चाहिए, r हमें 2 है, और a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर 6 माइनस 1, क्योंकि r पावर n माइनस 1 होता है, तो r तो आपका 2 है, ठीक है। तो n माइनस 1 n6 से 6 माइनस 1 हो जाएगा, 1 को सेम रखा, ये होगा 2 पावर 5, 2 पावर 5 किसके बराबर होता है 32 के, और 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। मतलब इस सीक्वेंस की, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 6th टर्म जो होगी वो क्या होगी 32। वैसे आप देखें ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब देखें अगर आप इसकी 6th टर्म फाइंड करना चाहें तो इस 16 को इस r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मुला यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ना फॉर्मुला इसलिए होता है कि अगर आपसे कोई ज्यादा वैल्यू पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे 21st टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मुला यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 9, 27 अप टू 1। इसकी आपको 7th टर्म बतानी है कि इसकी 7th टर्म क्या होगी, ठीक है। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है बेटा। अब देखें अगर मैं ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करूं तो ज्योमेट्रिक सीरीज 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, दूसरी होती है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। वैसे फाइनाइट के 2 फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है व्हेन r इज लेस देन 1, मतलब कॉमन रेशियो, ये जो कॉमन रेशियो है अगर ये लेस देन 1 हुआ, क्योंकि ना ये मैंने नीचे पॉइंट भी लिखी है कि r कैन बी नॉन जीरो, r नॉन जीरो हो सकता है, तो इट मीन्स या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये 1 के बराबर, यानी कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं होता, या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये r की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो आप सीरीज का फॉर्मूला, तो मैंने सीरीज पढ़ा रखा है, सीरीज क्या है बेटा, तो सीरीज का मकसद ये है कि अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हर एक टर्म का सम जो होता है उसमें क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, सिंपल, ओके। तो अगर r लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज में आ गई, ठीक है। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि वैल्यू नेगेटिव में आ गई या डेसिमल में आ गई,
या 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप की आ गई, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो आप बोलेंगे सर ए क्या है, तो ए उसकी फर्स्ट टर्म होगी सीरीज की सीक्वेंस की, और n क्या होगा जो भी आपसे टर्म पूछी जाए, क्योंकि ना ये फाइनाइट के लिए यूज होगा, मतलब आपसे पूछा जाएगा इसकी 10th टर्म बताओ, ठीक है। या इस सीरीज की अगर हम 10 टर्म का सम करें तो आंसर क्या होगा, 15th टर्म का सम करें तो आंसर क्या होगा, क्योंकि फाइनाइट पूछा जाएगा, इनफाइनाइट नहीं पूछेंगे। तो फाइनाइट के लिए अगर r लेस देन 1 होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। सेम ही फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए 1 माइनस आर पावर एन है, इसको आप यूं चेंज करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा r पावर n माइनस 1। तो ये था 1 माइनस आर पावर एन, यहाँ पे हो जाएगा r पावर n माइनस 1, और नीचे की वैल्यू भी यूं चेंज हो जाएगी इस तरीके से यूं चेंज करेंगे तो ये फार्मूला r इज ग्रेटर देन 1 के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम बताओ, मतलब टोटल टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाए, ठीक है, फाइनाइट टर्म्स का सम ना हो, उसमें जस्ट ये पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी, ठीक है, इस सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज का यानी इस सीक्वेंस का सम बताओ क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी मतलब सम आप इनफाइनाइट तक फाइंड करना चाहते हैं, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए क्या है, उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो आपको तो उसमें गिवन हो जाएगा, उसमें आप पता कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए फॉर द एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्टली फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है। अगर r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा सीरीज का, r ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा। अगर इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला आप ये यूज़ करते हैं, इसे आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। अब यूज़ हम कैसे करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म, इस सीक्वेंस की 6 टर्म का सम क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर r हम पहले फाइंड करेंगे तो r 3 डिवाइड बाय 1, क्योंकि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, और आप देख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब r इज ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे सीरीज के लिए, ओके। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने सेम ही लिखा है, ओके। ए आपको पता है 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिखा है, आर पावर एन, आर तो 3 है, एन क्या है, एन 6 है, क्योंकि 6 टर्म का सम फाइंड करना है, -1 सेम, और डिवाइड बाय आर माइनस 1, आर 3 है तो 3 -1 हो जाएगा। इससे जब आप सोल्व करेंगे तो 3 पावर 6 -1 जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 728, और इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 -1 क्या होगा 2 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 364, ठीक है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं एमसीक्यूज में, डायरेक्टली आपसे ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से आता नहीं, क्योंकि ना ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसकी वजह से ये एमसीक्यूज में नहीं आ सकता। आप जस्ट ये फॉर्मूला याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। अगर r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, फाइंड द सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखें इसमें ये नहीं पूछा गया कि इसकी 10 टर्म का सम बताओ, 20 टर्म का सम बताओ, 15 टर्म का सम बताओ, ये नहीं है। तो मतलब आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का, सारी टर्म्स का सम किसके बराबर आ जाएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये है एस अप्रोच टू इन्फिनिटी तक अगर आप सम करना चाहते हैं तो a डिवाइड बाय 1 माइनस r चेक करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 1, अगर 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो r तो 2 मिल जाएगा, ये 2, ठीक है। और a क्या है इसकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मैंने 1 लिखा, फर्स्ट टर्म देखे मैंने 1 लिखा, 1 माइनस क्योंकि ना 1 माइनस r है तो r क्या है 2, तो 1 माइनस 2, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 ये होगा इस तरीके से, ऊपर तो 1 है, डिवाइड में देखें तो 1 माइनस 2 ये होगा -1, इसका आंसर क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनकी इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम करना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वो आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ना ये सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताई हैं, वैसे हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एमसीक्यूज किस पैटर्न के या किस वे से आते हैं, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। अब बेटा जैसे हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था, हार्मोनिक में पढ़ा था कि मीन मकसद ये होता है कि अगर 3 टर्म्स आपकी किसी भी सीक्वेंस में है तो मिडिल टर्म क्या होती है, मीन कहलाती है। अगर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो उसकी मिडिल टर्म ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी, अगर अर्थमेटिक होगी तो उसकी मिडिल टर्म अर्थमेटिक मीन हो जाएगी, सिंपल। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने वही पॉइंट लिखी है, इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, अगर जीपी में है तो ये बी नंबर क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो इसका ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन के लिए, रूट ऑफ प्लस माइनस ए बी। ए क्या है, आपसे कोई नंबर एक पूछा जाएगा, बी आपका सेकंड नंबर होगा, तो ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का एनी हाउ याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लाजमी आता है और ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी, ठीक है बेटा। अब ये फॉर्मूला आप यूज़ कैसे करते हैं, इसका मैंने एग्जाम्पल किया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9। 4 एंड 9 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बतानी है, तो आप बोलेंगे सर 4 ये हमारा ए होगा, ये बी हो जाएगा,
ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी, तो ए इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रूट से निकल जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6। मतलब 4 और 9 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन जो है 4 और 9 के बीच में वो क्या है, एक तो प्लस 6 दूसरी माइनस 6। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8। 2 एंड 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में, आपको थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा सा आपको यूज़ करना चाहिए, थोड़ी आपकी अर्थमेटिक सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लस का हो माइनस का हो तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर पावर में हो, पावर नेगेटिव में हो तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, उसके बाद है कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स, जैसे हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था, अगर हमें एन अर्थमेटिक मीन चाहिए उसका फॉर्मूला चाहिए या एन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला चाहिए, तो मतलब जाहिर सी बात है ना, अगर कोई भी 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है तो मिडिल नंबर ज्योमेट्रिक मीन होगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा, उसके बाद सी सेकंड ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसके बाद डी अगर आएगा कोई भी टर्म आएगी तो वो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन होगी, ई आपकी फोर्थ। इस तरीके से जब भी सीक्वेंस बनती है ना तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन होती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सीक्वेंस की फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन बताओ, फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन बताओ, एट्थ ज्योमेट्रिक मीन बताओ, मतलब कोई भी आपसे नंबर ऑफ मीन पूछ जाए तो उसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन का, a इंटू बी डिवाइड बाई ए पावर n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो वैसे ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आते, ये फॉर्मूला ही MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसलिए इसकी वजह से ही मैंने इसके MCQs नहीं लिखे, क्योंकि यूज़ करना आपको ये सब्जेक्टिव वाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकते, क्योंकि ये टाइम टेकन होगा, इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए MCQs में नहीं आ सकता। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। ये फॉर फाइंडिंग के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन के लिए, ये आप एन अर्थमेटिक मीन के लिए ही, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टोटल चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, जिसमें हमने 3 सीरीज़ को डिस्कस किया, 3 सीक्वेंस को डिस्कस किया और 3 ज्योमेट्रिक 3 मीन्स को हमने डिस्कस किया, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो या हार्मोनिक हो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5th चैप्टर ग्रुप्स का, 6th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, आगे कुछ और चैप्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा यूनिवर्सिटी के हवाले से, कोई यूनिवर्सिटी हो या NID हो, तो इसके लिए आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत करें। जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता जा रहा हूँ, वो अपने पास लाजमी लिखें, अपनी नोट कॉपी पर लाजमी लिखें, नोट किया करें। ठीक है, बाकी जो इसके कुछ MCQs हैं तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से MCQs ज़्यादातर आते हैं, किस टाइप के, किस पैटर्न के, किस वे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टोटल चैप्टर 1 शॉट में हमने डिस्कस किया, क्योंकि ना मेरा पहले ये था डिसीजन के मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना एक ही लेक्चर हो जाए सीक्वेंस सीरीज़ का, ताकि स्टूडेंट्स कंप्लीट देख सकें। ठीक है बेटा, अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखिएगा, उसके बाद आप 3 बार देखिएगा, जितनी बार आप ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।